हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएस स्टडी सेंटर। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 131, जिसका सब्जेक्ट नेम है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। और यहाँ पे हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। प्रीवियस वीडियोस जितने भी हमारे चैनल पे अपलोड किए गए, जितने भी सब्जेक्ट के किए गए, उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हुए हैं। और ये हम नहीं कह रहे, हमारे स्टूडेंट्स का ही कमेंट है। आप बाकी वीडियोज़ पे कमेंट जाकर देख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस पीडीएफ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने और आप स्टूडेंट अच्छे से अपना एग्जाम देकर पासिंग मार्क्स तो कम से कम ला ही लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो सेट होंगे। सेट 1 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, तो ये पीडीएफ आपको फ्री मिल सकता है, लेकिन केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाए। और नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होना है ये भी कमेंट करके हमें बताएं। जिस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आएगी उसका हम कंप्लीट एक एनालाइज करेंगे, स्टडी वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे कि राजनीति क्या है समझाइए। सबसे पहला क्वेश्चन और जो आपका सब्जेक्ट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट हेडिक है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो जब सामान्य तौर पे भी आपसे ये पूछा जाता है कि राजनीति क्या है, तो आपके दिमाग में जो चीज़ें आती होंगी ना, वो जरूर कहीं ना कहीं चुनाव आता होगा, ठीक है, मतदान आता होगा, सरकार आती होगी, उनकी कार्य प्रणाली आती होगी, संसद आती होगी, ये सारी चीज़ें आपके जहन में आती होगी। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, राजनीति का संबंध इन सभी चीज़ों से है। लेकिन क्योंकि हम इसे एक आंसर के फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए आपको कुछ टेक्निकल वर्ड्स को ध्यान में रखना है और आंसर को अपने अच्छे से फ्रेम करना है एग्जाम में, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल पाए। तो इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि राजनीतिक जो है एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है, और जिसके माध्यम से होता क्या है कि समाज के जो विभिन्न घटक हैं वो अपने हितों और अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसके अंदर देखें, राजनीति के अंदर तो शासन शक्ति और नीति निर्माण, ये सारी प्रक्रिया जो है किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। और राजनीति का उद्देश्य क्या होता है? तो राजनीति का उद्देश्य है कि समाज में जितने भी संसाधन उपलब्ध है उनका वितरण यानी कि उनका बंटवारा इस प्रकार से किया जाए कि सभी को समान अवसर मिले, कानून व्यवस्था लागू किया जा सके और उचित रूप से संसाधनों का वितरण हो। इसका उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है राजनीति का। इसमें हम और क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? तो राजनीति में तो देखते हैं हम कि समाज की संरचना किस प्रकार की है, संगठन किस प्रकार का है और समाज का विकास किस प्रकार करना है। ये सारा दायित्व कहीं ना कहीं राजनीति के ऊपर होता है। और ना केवल ये चीजें एक देश की चीजें, बल्कि अब राष्ट्रीय तौर के अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी राजनीति को देखा जाने लग गया है। हम सभी वैश्विक मुद्दों से प्रभावित होते हैं और प्रभावित करते हैं। तो ये राजनीति के सारा सार बिंदु है। राजनीति की अगर सिंपल प्रक्रिया की बात करें, ठीक है, तो आप जहां तक इसे समझ पाएंगे तो आप कहेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं एक शक्ति की जरूर बात होती है। जो भी राजनीति के लिए आ रहा है उसको क्या चाहिए? पावर चाहिए उसको। तो इसे सिंपल शब्दों में यह भी कहा जाता है कि राजनीति जो है सत्ता के लिए संघर्ष है। ठीक है, सत्ता के लिए संघर्ष है। और इसमें हमें जो है अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं राजनीति को लेकर। यदि हम आदर्शवादी दृष्टिकोण को देखें तो जो यथार्थवादी, माफ कीजिएगा, तो यथार्थवादी दृष्टिकोण तो साफ और स्पष्ट तौर पे कहता है कि राजनीति क्या है? ये शक्ति के लिए संघर्ष है। वहीं अगर हम आदर्शवादी चीज की बात करें तो आदर्शवादी दृष्टिकोण ये मानता है कि जो राजनीति है वो एक ऐसा मंच है जहां से लोगों को न्याय मिलता है, लोगों में समानता कायम होती है और सामाजिक भलाई के लिए काम किया जाता है। और ये किसका काम है? राजनीति का। लेकिन यथार्थवाद कहता है कि राजनीति सिर्फ और सिर्फ जो है शक्ति के लिए संघर्ष है। तो आई होप आप इंट्रोडक्शन समझ चुके होंगे। इसी से आप अपने कई हेडिंग्स निकाल सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक तंत्र के कुछ प्रमुख तत्व। तो राजनीतिक तंत्र के कौन कौन से प्रमुख तत्व आ गया? पहला तो आ गया शासन, क्योंकि राजनीति में लोगों को आना ही इसलिए है कि वो शासन कर सके, अपनी सरकार बना सके। ठीक है, और सरकार बनाएंगे तो क्या होगा? वो प्रशासन चलाएंगे, कानूनी व्यवस्थाओं को देखेंगे, नागरिकों की सुरक्षा करेंगे, कानून व्यवस्था का निर्माण करेंगे
और आर्थिक व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। किसके द्वारा? शासन के द्वारा। नेक्स्ट हेडिंग आ सकता है आपका राजनीतिक दल और संस्थाएं। राजनीति में देखिए कोई एक दल नहीं होता, सभी को शक्ति चाहिए, सभी को पावर चाहिए, इसलिए हमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दल देखने को मिलेंगे। और ये सभी अलग अलग दल क्या करते हैं? अपने अपने लोगों का, अपने अपने समाज के वर्गों का, लोगों का, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे एक सामान्य तौर पे समझा जाए तो हम यूपी का अगर एग्जाम्पल ले तो वहां पे जो समाजवादी पार्टी है उसे खास तौर से यादव समाज की पार्टी के रूप में देखा जाता है और ये कहा जाता है कि उनके कोर वोटर जो है यादव समाज है। तो इसी प्रकार से हमें अलग अलग क्षेत्रों में उनके प्रतिनिधित्व करने वाले अलग अलग राजनीतिक दल और संस्थाएं देखने को मिलती है। थर्ड हेडिंग इसका आ सकता है सत्ता और अधिकार। तो राजनीति में सत्ता और अधिकार का जो है सीधा संबंध होता है। सत्ता का संघर्ष जो है विभिन्न व्यक्ति और समूहों के बीच होता रहता है जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। कुछ का उद्देश्य जो है अपनी पावर बढ़ाना हो सकता है, अपना लाभ करना हो सकता है, और कुछ का उद्देश्य समाज की भलाई करना हो सकता है। तो ये सत्ता और अधिकार से संबंधित हो गया। फोर्थ पॉइंट इसका आपका आ सकता है नीति और निर्णय प्रक्रिया। तो जो भी राजनीतिक पावर में आएगा वो नीति का निर्माण वही सरकार करेगी, पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाएगी, कुछ ना कुछ उसमें संशोधन करेगी। तो ये सारी चीजें किससे संबंधित है? नीति और निर्णय प्रक्रिया से। तो आई होप आप राजनीति के बारे में समझ गए होंगे, राजनीति क्या है। इसके अलावा राजनीति केवल इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित नहीं है, बल्कि वो समाज के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो आर्थिक चीज हो, सांस्कृतिक हो या समाज के विभिन्न पहलू हो, उन सब से संबंध जो है राजनीति का होता है। ये सार्वजनिक योजनाएं बनाती है, समाज के कल्याण का काम करती है और साथ ही साथ लोगों के, नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण का भी कार्य करती है। तो ये था पहला क्वेश्चन। और जैसा कि आपको मैंने बताया था, ये आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट किस प्रकार से मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वो पीडीएफ तभी ओपन होगा जब उसमें आप पासवर्ड फिल करेंगे। तो पासवर्ड भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है आपका राजनीति के अनुभवजन्य दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। यहां पे क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन क्वेश्चन है राजनीति सिद्धांत के अनुभवजन्य दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। तो देखिए राजनीति सिद्धांत को तो आप समझ गए, और यहां पे एक नया वर्ड आ गया है अनुभवजन्य। तो सबसे पहले तो इसी को समझना है। तो देखिए अनुभवजन्य जो शब्द है ना, इसका अर्थ क्या है? अनुभव से संबंधित, यानी जो वास्तव में अनुभव किया जाता हो, महसूस किया जाता हो। तो राजनीतिक सिद्धांत का जो अनुभवजन्य सिद्धांत है वो ये कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत में हमें केवल और केवल उन घटनाओं का अध्ययन करना है जिनके हमारे पास साक्ष्य मौजूद हो, जो कहीं ना कहीं घटित हो रही हो। उन घटनाओं को देखेंगे, उन स्थितियों को देखेंगे और वास्तविकता का पता लगाएंगे और भौतिक तथ्यों का अध्ययन करेंगे, ना कि कोरी कल्पना करेंगे। हमारे पास यदि कोई साक्ष्य है, कोई सबूत मिल रहा है, हमें आंकड़े मिल रहे हैं, डाटा मिल रहा है, तब हम उस चीज का अध्ययन करेंगे। तो अनुभवजन्य सिद्धांत में क्या करते हैं? हम जो भी राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, संस्थाओं का अध्ययन करते हैं कि एक संस्था कैसे काम करती है, राजनीतिक घटनाएं कैसे घट रही हैं, उनका क्या परिणाम निकला, भूतकाल में कैसे घटी, भविष्य में उसका क्या प्रभाव हो सकता है, चुनाव कैसे होते हैं, कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है, सरकार के क्या कार्य हैं और ये कैसे वास्तविक रूप से क्रियान्वित की जाती है। तो ये सारी चीजें वास्तविक तौर पे जब हम अनुभव करते हैं, उसका स्टडी करते हैं, तो इसी को राजनीतिक सिद्धांत का अनुभवजन्य दृष्टिकोण कहा जाता है। इसमें अगर हम आगे देखें तो अनुभवजन्य दृष्टिकोण की क्या विशेषताएं आ जाएगी? यानी वास्तविकता पे जोर देता है ये, ठीक है। तो जो चीज एक्चुअल में घटित हो रही है, ये आदर्शवाद को नहीं मानता, बल्कि यथार्थवाद को मानता है। यथार्थ में इसके पास जो भी स्थिति होगी उसी की बात सुनेगा, आदर्श कल्पना की बात नहीं सुनेगा। इसके अलावा ये तथ्यों का विश्लेषण करता है। इस दृष्टिकोण में होता क्या है, उसके पास जो भी तथ्य और आंकड़े आधारित है उसी के आधार पर विश्लेषण करेगा और इसके तहत राजनीति में घटित होने वाली घटनाओं, निर्णयों और व्यवहारों का विश्लेषण किया जाता है। ये साक्ष्यों पर आधारित है। इसके पास यदि कोई प्रूफ है, इसके पास अगर डाटा है, सर्वेक्षण है, केस स्टडी है, तो उसी के माध्यम से ये स्टडी करेगा, आंकड़े और रिपोर्टों का अध्ययन करेगा, वास्तविक दुनिया का अध्ययन करता है। वास्तविकता
में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो कहीं युद्ध क्यों ना हो, कहीं पर राजनीतिक आंदोलन क्यों ना हो, वहाँ की सरकार की नीतियाँ किस प्रकार की है, चुनाव किस प्रकार से कराए जा रहे हैं, तो वास्तविक स्तर पे उनका अध्ययन करेगा। अब हम अगर बात करें इसके लाभ की अनुभवजन्य दृष्टिकोण के, तो इसके सामान्य रूप से इसी से पॉइंट लाभ निकल जा रहे हैं कि वास्तविकता का विश्लेषण करता है ये, ठीक है। और इसके अलावा निराकार और निष्पक्ष अध्ययन है, यानी ये जो है फालतू की जो काल्पनिक बातें हैं उस पर ध्यान नहीं देगा और ये निष्पक्ष अध्ययन करता है, इसके पास प्रूफ है तो ही ये उस चीज़ को अध्ययन करेगा। नवीनतम डेटा का संग्रहण करेगा, उपयोग करेगा। और इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं क्या है कि ये जो है व्यक्तिगत दृष्टिकोण को अहमियत नहीं देता, तो ये इसकी कमी हो गई। जब भी हम पॉलिटिकल आप डिबेट कोई सुनते होंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ विचारकों के मत आपको देखने को मिलते होंगे, हालांकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं कहे जा सकते, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत में बहुत विशेष महत्व रखते हैं। लेकिन अनुभवजन्य दृष्टिकोण में जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है उसको अनसुना किया जाता है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा सकती। इसके अलावा समाज में संकुचित दृष्टिकोण की भावना है। ये कभी कभी ये क्या करता है कि जो तत्काल और स्पष्ट घटनाएं दिखती हैं उसी को अध्ययन कर लेगा, लेकिन जो हिडन रूप से जो पीछे घटनाएं रह जाती हैं, कहते हैं राजनीतिक तौर पे कि पर्दे के पीछे क्या घट रहा है, तो उन सब चीज़ों को ये छोड़ देता है। इसके अलावा ये असामान्य घटनाओं को भी अनदेखा करता है। और ये किस किस चीज़ का अध्ययन करता है, एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जो भी हमारे आसपास चुनाव हो रहा है, तो चुनाव में जो एक वोटर है उसको वोट डालने का आधार क्या है, यानी वो वोट डालने से पहले अपने दिमाग में कौन कौन सी चीज़ों को रख रहा है, उसे किसे वोट देना है, किसे नहीं देना, क्यों नहीं देना और क्यों देना है, ये सारी चीज़ें अनुभवजन्य दृष्टिकोण में अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा नीति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार कोई नीति बना रही है, किस प्रकार से बना रही है, जैसे मान लीजिए अगर किसी देश में एक सरकार गरीबी उन्मूलन की नीति लागू कर रही है, तो अनुभवजन्य सिद्धांत दिखेगा कि यह नीति कितने हद तक योग्य है, क्या ये वास्तविकता स्तर पे, जमीनी स्तर पे काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो ये सारी चीजें देखेगा आपका अनुभवजन्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ईशा बर्लिन की स्वतंत्रता की 2 अवधारणाओं पर टिप्पणी लिखी। तो ईशा बर्लिन कौन थे? ईशा बर्लिन जो थे, देखिए ये 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक और दार्शनिक थे, और इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की एक थ्योरी दी जो कि काफ़ी प्रसिद्ध थ्योरी थी, जिसे स्वतंत्रता की 2 अवधारणा के नाम से जाना जाता है। और बर्लिन ने स्वतंत्रता की जो 2 अवधारणा दी वो थी, एक तो नेगेटिव स्वतंत्रता और दूसरी सकारात्मक स्वतंत्रता, यानी नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। तो ये नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी है क्या, इसी को आपको बताना है। तो बर्लिन की जो नेगेटिव लिबर्टी थी, इससे उनका तात्पर्य था कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पे बाहरी दबाव और नियंत्रण या तो नहीं होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए। तो नेगेटिव लिबर्टी में कहा जाता है कि एक जो व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, राज्य उसके किसी भी कार्य में जो है हस्तक्षेप ना करे, और यदि हस्तक्षेप करता है तो कम से कम करे। उस व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो किसी धर्म को अपनाए, किस राजनीतिक विचारधारा को चुने। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव स्वतंत्रता की अवधारणा में आती है, जिसे उस व्यक्ति को सभी बाहरी बंधन और हस्तक्षेपों से मुक्त रखा जाता है। तो ये था आपका नेगेटिव लिबर्टी। लेकिन जब सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की जाती है, तो बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब जो है वह उस स्वतंत्रता से है जिसके तहत व्यक्ति का उद्देश्य आत्मनिर्णय को अधिक इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और यहाँ पे स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बाधाओं से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में विकास करना है जो जीवन के उद्देश्यपूर्ण तरीके से चला सके। यानी सकारात्मक लिबर्टी क्या है कि इसमें व्यक्ति को केवल आत्मबंधनों से ही मुक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके अलावा उसका अपना जो है आत्मनिर्णय होना चाहिए। ठीक है, वो अपने आत्मनिर्णय के लिए स्वतंत्र हो। उसके अलावा जो है वो अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से चला सके, उसके जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। पूर्ण रूप से व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना ये सकारात्मक स्वतंत्रता नहीं कहलाएगी। तो इसमें आप कुछ बंधन को लगा सकते हैं, क्योंकि यदि एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो उसकी स्वतंत्रता किसी अन्य के लिए भी हानिकारक हो सकती है। तो अब इन दोनों अवधारणाओं का विश्लेषण किया गया है। तो विश्लेषण में जो बर्लिन थे
उनका ये साफ और स्पष्ट तौर पे कहना था कि उन्होंने किसी भी स्वतंत्रता को एक दूसरे के विरोध में खड़ा नहीं किया, ना ही वो एक दूसरे के विरोधी थे, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक थे और उन दोनों ही स्वतंत्रताओं को अलग अलग और स्पष्ट ढंग से समझने की आवश्यकता थी। तो ये था आपका बर्लिन की स्वतंत्रता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका, नारीवादी स्वतंत्रता को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? तो नारीवादी विचारधारा की अगर बात करें तो जो नारीवाद है वो एक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है। नारीवाद क्या है? एक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, लिंग आधारित जो असमानताएं हैं, जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करना और महिलाओं को समानता प्रदान करना। नारीवादी समानता की अवधारणा में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार मिले, उन्हें अवसर प्रदान करे, उन्हें न केवल कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति उनकी सुधरे, बल्कि उन्हें महिलाओं को आत्मसम्मान के अवसर मिले। ठीक है, उन्हें आत्मसम्मान और स्वायत्तता के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो ये था आपका, इसमें हम देखते हैं नारीवादी समानता के बारे में। तो इन्होंने कई और पॉइंट्स रखे। इनका सबसे पहला पॉइंट था कानूनी और राजनीतिक दृष्टिकोण। तो कानूनी और राजनीतिक दृष्टिकोण में नारीवादी ये चाहते थे कि महिला और पुरुषों के बीच में राजनीतिक और कानूनी स्तर पे कोई भेदभाव ना किया जाए। जिस प्रकार से एक पुरुष को मत का अधिकार है, सेम उसी प्रकार से महिला और पुरुष का भेद किए बिना महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। एक महिला को भी जो है चुने जाने का अधिकार होना चाहिए, उसे भी राजनीतिक भागीदारी का अधिकार है। आजकल हम देखते हैं कि महिलाओं का जो है प्रतिनिधित्व राजनीति में कम होता है, लेकिन यहाँ पे सुनिश्चित किया गया कि महिलाओं को भी समान अवसर मिले ताकि वो भी अपनी योग्यता को दिखा सके। उनको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, उनके कार्यस्थल पे समान वेतन का अधिकार होना चाहिए, मतदान का अधिकार होना चाहिए और संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी कानूनी और राजनीतिक दृष्टिकोण में। इसके अलावा हम सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण की बात करें तो नारीवादी जो समानता है उसका दृष्टिकोण है सामाजिक और सांस्कृतिक समानता के बारे में। तो इसमें ये कहते हैं कि समाज में भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही महत्व मिलना चाहिए, उनको समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और ये नारीवादी दृष्टिकोण उस मानसिकता को चुनौती देता है जो कि पुरुषों को महिलाओं से उच्च समझते हैं और महिलाओं को कम आंकते हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण पे बात करें तो नारीवादी समानता का मतलब है कि महिलाओं को स्वतंत्र रूप से अपने विचार, इच्छा और पहचान को व्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से नारीवादी सिद्धांत का मानना था या नारीवादी समानता का मानना था कि महिलाओं को भी समान अवसर मिले, उन्हें समान वेतन मिले, पुरुषों के मुताबिक उन्हें भी काम करने का अवसर मिलना चाहिए और कार्यस्थल पे जहां वो काम करने जा रही है उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा संवेदनात्मक और मानसिक दृष्टिकोण भी था, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या समाज में मानसिक दृष्टिकोण को ही लेकर है। मानसिक रूप से ही लोगों ने यह बना रखा है कि स्त्रियां केवल घर का काम करेगी और पुरुष बाहर का, महिलाओं को घर में रहना है और पुरुषों को बाहर जाना है। तो इस मानसिक बेड़ी को तोड़ने का काम इन्होंने किया नारीवादी समानता के दृष्टिकोण ने। और जब मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से जो है एक महिला अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेगी तभी ये समानता की धारणा साबित हो सकेगी। इसके अलावा इंटरसेक्शनल दृष्टिकोण है। इंटरसेक्शनल दृष्टिकोण देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे एक आधुनिक नारीवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। इंटरसेक्शनल दृष्टिकोण का मतलब है कि देखिए आज के डेट में एक महिला को केवल पुरुषों के साथ ही भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ रहा, बल्कि एक महिला को दूसरे महिला के साथ भी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। और ये भेदभाव एक गोरी महिला और एक काले रंग की महिला के साथ में है। जाति से अगर कोई कम है तो उसके साथ भेदभाव हो रहा है और कोई अगर उच्च जाति से है तो उसको उच्च स्थान मिल रहा है। तो जो नारीवादी दृष्टिकोण था उसने इन सारे धारणाओं को समाप्त करने की बात की कि एक महिला का भी दूसरी महिला से समान व्यवहार होना चाहिए। उसमें रंग के आधार पे, उसकी जाति के आधार पे, उसके जो है वर्ग के आधार पे उससे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट नोट्स का, जिसमें वितरणकारी और आर्थिक न्याय के बारे में क्वेश्चन है और प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है। तो वितरणकारी आर्थिक न्याय के बारे में बात करें तो वितरण का साफ मतलब है कि बंटवारा यानी कि बांटना। तो वितरणकारी जो आर्थिक न्याय है
ये संसाधनों को समान रूप से बांटने की बात करता है। समाज के सभी वर्ग, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पे संसाधनों के बंटवारे में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। जो भी राज्य द्वारा या सरकारों द्वारा संपत्तियां हैं या जो सेवाएं हैं या जो न्याय हैं, उनका वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए और समान रूप से वितरण किया जाना चाहिए। वितरणात्मक न्याय जो है उसका विचार विभिन्न न्यायिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसका समर्थन किसने किया? जॉन रॉल्स ने। ठीक है, तो जॉन रॉल्स का सिद्धांत था ये वितरणात्मक न्याय का, और इसमें कहा गया कि हमें आर्थिक न्याय का संदर्भ जो है, जो संसाधन है उसके वितरण से जुड़ा है, और इसमें केवल संपत्ति और धन का वितरण ही शामिल नहीं है, बल्कि आर्थिक न्याय में समाज के सभी वर्गों के बीच समान अवसर और अवसरों की समानता पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी जो संसाधन है, धन है या सुविधाएं हैं, केवल वही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके अलावा सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। और ये अवसर स्वास्थ्य क्षेत्र में हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, रोजगार के क्षेत्र में हो सकता है, तो सभी को इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ये था आपका वितरणात्मक न्याय। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। तो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत क्या है? देखिए, इसका प्रतिपादन किया था हॉब्स ने। तो थॉमस हॉब्स का मानना था कि व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से जन्म लिया है, इसलिए उसके कुछ ना कुछ प्राकृतिक अधिकार भी हैं, और इन प्राकृतिक अधिकारों पे राज्यों का पहली बात तो किसी तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और राज्य का ये दायित्व बनता है कि ये जो उसके प्राकृतिक अधिकार है उनकी रक्षा कौन करेगा? उनकी रक्षा करेगा राज्य करेगा। और इन प्राकृतिक अधिकारों में क्या चीजें आती हैं? तो उसको जीवन का अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता और उसकी समानता और उसके जीवन रक्षा की अधिकार एक व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से मिले हुए हैं, जिसे कोई भी नहीं छीन सकता। और यदि कोई छीनने का प्रयास करता है तो उसको संरक्षित करने या उसको बचाने का काम किसका है? राज्य का है। और ये थ्योरी किसने दी थी? थॉमस हॉब्स जैसे राजनीतिक विचारक ने दिया था, और उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों को मूलभूत उद्देश्य बताया कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है। तो ये था आपका प्राकृतिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका शॉर्ट नोट से है, लोकतंत्र के क्रियात्मक और वास्तविक आयाम और जेंडर और राजनीति के बारे में। तो लोकतंत्र में देखिए जो है प्रक्रियात्मक और वास्तविक आयाम की बात की जा रही है। तो लोकतंत्र का जो प्रक्रियात्मक आयाम है उसका मतलब होता है लोकतांत्रिक संगठनों और प्रक्रियाओं के सही तरीके से क्रियान्वयन की स्थिति, यानी कि जो लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनका सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए, सही तरीके से वो काम करे, उससे संबंधित है। यह सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों, चुनावों और सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया की स्पष्टता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। इस दृष्टिकोण के तहत लोकतंत्र का मूल्यांकन इस बात पर किया जाता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष है, सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, और सरकारी फैसले जनता की इच्छा और राय के अनुसार लिए जा रहे हैं। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में ध्यान केंद्रित किया जाता है कि एक संविधान, चुनावी तंत्र और राजनीतिक अधिकार के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जो है ठीक रूप से लागू हो। इसके अलावा हम अगर वास्तविक आयाम की बात करें तो वास्तविक आयाम लोकतंत्र के भीतर उन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाता है जिनके आधार पर नागरिकों को न केवल राजनीतिक अधिकार मिलते हैं बल्कि उन्हें बराबरी का अवसर और सामाजिक न्याय भी प्राप्त होता है। यह आयाम यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र केवल एक प्रक्रिया ना होकर यह वास्तविक जीवन के सभी नागरिकों की भलाई और समानता और अधिकारों की रक्षा करे। समझ गए? तो जो वास्तविक आयाम है वो वास्तविकता पे ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन जो प्रक्रियात्मक आयाम है वो केवल सरकारी संगठन और सरकारी संगठन काम किस प्रकार से करेंगे, चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं नहीं हो रहे, जनता की उसमें क्या इच्छा है क्या नहीं है, इन सब चीजों से संबंधित थे। किसी प्रकार से नेक्स्ट आपका हेडिंग है जेंडर और राजनीति का। तो राजनीति में देखिए जो जेंडर असमानता है बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसमें हमें महिलाओं की भागीदारी कम देखने को मिलती है। हालांकि महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कई देशों, यहाँ तक कि हमारे देश में भी उनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका प्रतिनिधित्व तो हमें कम देखने को मिलता है। तो ये बहुत आसान है, इसको आप पढ़ लेंगे, इजीली आप इसको आंसर को आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नागरिकता की अवधारणा के विकास से है, यानी नागरिकता क्या होता है और उसका प्राचीन काल में किस प्रकार की अवधारणा थी, जिसमें हम ग्रीक और रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर मध्य काल में अगर हम
हम बात करें तो नागरिकता किसको कहा जाता था, कैसे ये फैली, और आधुनिक काल में 1776 के बाद से इसमें फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुआ उस वक्त किससे लेकर और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद नागरिकता क्या था, ये सारी धारणा आपको यहाँ दी जा रही है, जिसे आप पीडीएफ में अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नियंत्रण यानी कि सेंसरशिप के बारे में। तो सेंसरशिप क्या होता है, देखिए सेंसरशिप होता है किसी विशेष सामग्री, चाहे वो साहित्य हो, मीडिया हो, कला हो या संवाद हो या कोई व्यक्ति हो, तो उस पर जब प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो इसी को हम सेंसरशिप कहते हैं। सेंसरशिप जो है उन सब चीज़ों पे लगाई जाती है जो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक होते हैं, ठीक है, समाज को या समाज के एक बड़े वर्ग को उससे कोई नुकसान हो सकता है। और ये सेंसरशिप धार्मिक संस्थाओं द्वारा, शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा, निजी संस्थाओं द्वारा, सरकारों द्वारा लगाए जा सकते हैं। तो सेंसरशिप के अगर प्रकार की बात करें तो ये सामग्री यानी कि जो सामग्री होती है, चाहे वो फिल्म हो गया, आपने कई बार देखा होगा कोई फिल्म रिलीज होनी होती है तो उस पर भी सेंसर लगा दिया जाता है, यानी उस फिल्म को रोक दिया जाता है और उसके कहा जाता है या तो आप कुछ पार्ट्स को उससे कट करें या फिर ये मूवी आपकी रिलीज नहीं होगी। या इंटरनेट समाचार कोई सामग्री है तो इस पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। आपातकाल की स्थिति में आपने देखा था कि प्रेस पे नियंत्रण लगा दिया जाता है, जिसमें कि मीडिया को कोई अधिकार उनके छीन लिए जाते हैं। आर्ट और साहित्य, यदि कोई व्यक्ति है, किसी ने ऐसा साहित्य लिख दिया या चित्रकारी कर दी है जो आपत्तिजनक है तो इस पे भी सेंसरशिप लगाया जा सकता है। राजनीतिक नियंत्रण में भी हम किसी व्यक्ति के विचार, इवन व्यक्ति को भी प्रतिबंध कर सकते हैं, उसको जेल में डाल सकते हैं, या उसके द्वारा कोई लिखी गई पुस्तक है तो उस पर भी सेंसरशिप लगा दिया जाता है। तो यही सब था इस वीडियो में। आई होप आपको ये पसंद आएगा।